हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर और मैनेजिंग फाइनेंस वाला टॉपिक। ओके, अब हम कवर करेंगे हमारा मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के जो भी हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहे हैं उनको हम अच्छे से मैनेज कैसे करें ताकि जो उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें मिल रखे हैं वो अच्छे से वो कर पाएं और हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल हो सके। ठीक है, तो की एस्पेक्ट्स क्या है? पहले तो इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि जो भी बिजनेस है वो रिक्रूट करे, मतलब बहुत सारे लोग लाए कैंडिडेट्स। ठीक है, सिलेक्ट करे, ट्रेन करे और रिटेन करे अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपने अचीवमेंट में और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट कर सके। ओके, तो इसके एरियाज क्या हैं, हम कैसे कर सकते हैं? ये पहले तो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कि हम राइट कैंडिडेट चूज करें फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। ठीक है, हम कैसे करेंगे ये? पहले तो हम अपनी जॉब का एनालिसिस करेंगे कि हमारी जॉब में जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या है, हमारी जॉब के लिए क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है और क्या काम ऐसा होना चाहिए जो कि वो बंदा जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो काम अच्छे से बाखूबी कर पाए। ठीक है, तो हमारी जॉब का एनालिसिस। फिर है सोर्सिंग कैंडिडेट्स, फिर हम कैंडिडेट्स इनवाइट करेंगे अलग अलग जगह से, जैसे कि जॉब बोर्ड्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, नेटवर्किंग हो गया, कैंपस प्लेसमेंट्स हो गया। ठीक है, और भी जगह से हम हमारे कैंडिडेट्स को इनवाइट करेंगे। फिर हम उनका इंटरव्यू लेंगे कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनके स्किल्स, क्वालिटीज, उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपर्टीज क्या क्या है। ओके, एंड उनको फिर हम सिलेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज और जो भी टेस्ट वगैरह हमने लिए हैं। ठीक है, कि वो हमारी जो जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। इसमें चैलेंज क्या होता है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं और रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। सो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा हमारे रोल और कल्चरल फिट के लिए कि जो भी हम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए वो कैंडिडेट सही में फिट सूटेबल है या नहीं है। दूसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया हमारा कैंडिडेट, फिर हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारी जॉब के लिए नेसेसरी चीज़ें चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे उसका कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉयज़, मेथड्स, टेक्निक्स, जो भी हम हमारी कंपनी का कल्चर है उससे। ओके, इसे हम ओरिएंटेशन भी कहते हैं। फिर है हमारा जो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करें करवाएंगे, और ट्रेनिंग जो होनी चाहिए ना वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। इट इज़ डायनामिक, इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ नॉट रिजिड। सो हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है और मार्केट है वो चेंज होता रहता है। तो टू कोप अप विद दोज चेंजेस एंड टू सस्टेन आवर बिजनेस इन द मार्केट वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। ओके, तो हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कंटिन्यूअस रखना चाहिए। चैलेंज क्या है कि टाइम और बजट की प्रॉब्लम हो जाती है, और क्योंकि हम प्रोफेशनल्स वगैरह हायर करेंगे फॉर ट्रेनिंग पर्पस, सो वी हैव टू पे देम देयर फीस, और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं खर्चे हो जाते हैं। बट इसका बेनिफिट ये है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो अच्छा खासा ट्रेन हो रहा है, और वो ट्रेन होगा तो हमारी कंपनी में काम करेगा, वो प्रोडक्टिविटी दिखाएगा अपनी, और हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकेगी। ओके, फिर हम आते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, कि जब हमने ट्रेनिंग वगैरह दे दी और सिलेक्ट कर मतलब जॉब पे रख लिया उसको, अच्छे से वो अपना अच्छा काम कर रहा है, तो हम देखेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हम रेगुलरली उसकी परफॉर्मेंस को क्या बोलेंगे, रिव्यू करेंगे। ओके, रिव्यू करने के बाद हम बताएंगे उसको कि उसका जो परफॉर्मेंस था वो अप टू डेट था, नहीं था तो हम थोड़े बहुत सजेशंस वगैरह दे सकते हैं, और अच्छा था तो वी हैव टू गिव रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन टू द एम्प्लॉय, ताकि वो अच्छा फील कर सके और कंपनी के लिए और अच्छा काम कर सके। ओके, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है कि पहले हम मॉनिटर करेंगे कि हमारे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है। स्टेप्स क्या है कि पहले तो हम उसे बताएंगे कि भाई हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसे क्या काम करना है क्लियरली। उसके बाद हम रेगुलर फीडबैक सेशंस रखेंगे जहाँ हम उन्हें बताएंगे कि हाँ उनका काम कैसा था, और उनके परफॉर्मेंस पे हम रिव्यूज डालेंगे। देन अगर अच्छा हुआ तो रिकग्निशन और रिवॉर्ड्स देंगे। चैलेंजेस क्या है कि जो हमें हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना होता है ना, वो हमारे एम्प्लॉयज़ को ऐसे करना होता है कि हमारा एम्प्लॉय ऐसा एज अ बर्डन फील ना करे सारा काम। क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं और अर्ली स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो अगर आते आते ही नए नए ही एम्प्लॉय ऐसा ओवरबर्डन फील करने लगेगा तो हमारी कंपनी अच्छी खासी नहीं चल पाएगी। ओके, देन है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, की जो भी हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहे हैं उनको उनके डिजर्विंग
कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। ओके, तो ऑफर कॉम्पिटिटिव कॉम्पनसेशन पैकेजेस दैट अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट, कि अच्छा खासा टैलेंट जो है हमारे पास रिटेन हो जाए, कोई भी गलती के चक्कर में जो हमारा ट्रेंड एम्प्लॉय है वो हमारी कंपनी छोड़ के ना जाए। तो स्टेप्स क्या है, एक सैलरी बेंचमार्किंग बेस्ड ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के, जो भी मेरी इंडस्ट्री में दूसरे बिजनेसेस हैं वो सेम क्वालिटी के लिए, सेम क्वालिटी ऑफ वर्क और सेम जॉब के लिए क्या स्टैंडर्ड उनका है पेमेंट देने का, वही हमें देना पड़ेगा और वही बेंचमार्क हम सेट करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम नॉन मॉनेटरी मतलब पैसों के अलावा वाले बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। ठीक है, फिर हम दे सकते हैं रिमोट वर्क ऑप्शन, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम कर लो, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर लो कुछ दिन ऐसा। ठीक है, स्पेशली तब जब नया नया एम्प्लॉय हमारी कंपनी में आया हो। चैलेंजेस क्या है कि बजट कंस्ट्रेंट हो सकता है, कि बहुत बार कंपनी के पास इतना बजट नहीं होता कि वो जो एम्प्लॉय है उसके डिजर्व जितना वो डिजर्व करता है उतना क्या बोलते हैं सैलरी वगैरह दे सके। ठीक है, और इस चक्कर में जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो छोड़ के भी चल जाते हैं कंपनी, क्योंकि बाय चांस अगर उनको दूसरी कंपनी में कुछ अच्छा पैकेज मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो वो तो छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, वो अपना पर्सनल बेनिफिट देख सकते हैं इस केस में। सो ये एक चैलेंज है कंपनीज का। फिर है एम्प्लॉय रिटेंशन की, जो भी ट्रेंड और डेवलप्ड एम्प्लॉय हैं वो हमारी एम्प्लॉय कंपनी में रिटेन रहें। ठीक है, वो हमारी कंपनी छोड़ के ना जाए। रिटेंशन मतलब एकदम साथ रहना, एंगेज रहना, लॉयल रहना अपनी कंपनी से। ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो मतलब कि जितने एम्प्लॉयज हमारी कंपनी को छोड़ रहे हैं वो कम हो, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो शुड बी लेस। तो एम्प्लॉय रिटेंशन हम कैसे कर सकते हैं कि हम एक पॉजिटिव वर्क कल्चर बना सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट बना सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि जो एम्प्लॉय है उसको बर्डन वगैरह ना लगे और उसको बुरा फील ना हो। कोलैबोरेशन वगैरह कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन वगैरह के लिए, और एम्प्लॉय वेलबींग का भी ध्यान रख सकते हैं। ओके, देन करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज हम उनको ऑफर कर सकते हैं, जैसे प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट इन सैलरीज और अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, वो सब हम ऑफर कर सकते हैं टू रिटेन द एम्प्लॉयज इन आर कंपनी। चैलेंज क्या है कि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि हम ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनी से कम्पीट कर सकें। फिर हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारी जो भी कंपनी है उसमें बातचीत करने का, ठीक है, कम्युनिकेशन करने का, और रिपोर्टिंग और ऑर्डरिंग, ठीक है, रिपोर्ट करना, ऑर्डर करना, और क्या बोलते हैं एक और वर्ड था हमारा, अकाउंटेबल होना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। वो जो रिलेशनशिप है वो किस स्ट्रक्चर में है, ठीक है, किस हायरार्की में है, तो वो डिफाइन करेंगे कि कैसे हमारे कम्युनिकेशन लाइंस जा रही हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हायरार्की होती है कम्युनिकेशन लाइंस की और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स की, जो कि बिजनेस के अंदर होती हैं। ठीक है, ये क्या आउटलाइन करते हैं कि कौन कौन से टास्क कौन कौन करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको अकाउंटेबल है, ताकि जो बिजनेस का इंटरेक्शन हो वो अच्छा हो और जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके। तो टाइप्स क्या होता है, पहले तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही क्लियर है कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। जो बॉस है वो, जो सीईओ या बॉस है वो क्या बोलते हैं रिपोर्ट करेगा या वो ऑर्डर्स देगा अपने हेड को। ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेजर को, डिपार्टमेंट मैनेजर ऑर्डर देगा मैनेजर्स, नॉर्मल मैनेजर्स को, मैनेजर्स ऑर्डर देंगे टीम लीडर को, टीम लीडर ऑर्डर देगा जो भी उनके टीममेट्स हैं उनको। सो ये जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो रही है एक लाइन में हो रही है। ओके, so it is a straight line command exists from the highest to the lowest position. The authority and responsibility of every position are clearly defined कि आपको किसको बताना है कि आपका काम हो गया। तो जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली बॉस से बात नहीं कर सकता, जो डिपार्टमेंट हेड है वो डायरेक्टली टीम लीडर से बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक लाइन बन रही है कम्युनिकेशन के लिए, अथॉरिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और जो भी काम करना है कमांड्स वगैरह, ऑर्डर्स वगैरह उनके लिए। ओके, तो ईच सबॉर्डिनेट इज अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर। जो हमारा टीम मेट है ना वो सिर्फ अपने काम का अकाउंटेबल, मतलब उसने काम नहीं किया तो वो किसको बोलेगा, टीम लीडर को बोलेगा, वो बॉस को जाके नहीं बोल सकता, वो डिपार्टमेंट हेड को जाके नहीं बोल सकता। ठीक है, ये होता है कि एक लाइन में चल रहा है सब कुछ, नो वन कैन ब्रेक दैट लाइन। फिर है लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज कंसिडर टू बी सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स, की जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके लिए ही सूटेबल होता है। फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ये सेम है बिल्कुल लाइन ऑर्गेनाइजेशन से, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि एक नया एक्सपर्ट आ जाता है जो कि हमें
गाइड करता है और एडवाइस देता है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ हमें कमांड वगैरह कर सकता है, जो हमारी काम करने की अथॉरिटी है और रिपोर्टिंग है वो हमारे जो हमारा ओरिजिनल सुपीरियर है उसके पास ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो एक्सपर्ट आया है एक नया और वो टीम लीडर को बता रहा है चीज, ठीक है, एडवाइस दे रहा है और पूरी टीम काम करी, तो बाय चांस टीम लीडर ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया या वो डिसाइड नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग नहीं चला, तो वो उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो एक्सपर्ट आया है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी किसकी होगी, उसके जो डिपार्टमेंट, सॉरी, उसका जो नॉर्मल मैनेजर है डिपार्टमेंट का, उसकी होगी, ठीक है। तो स्टाफ में बस ये होगा, एक और इंसान आ जाएगा, वो आपको कमांड वगैरह दे सकता है, एडवाइसेस दे सकता है, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर नॉट अकाउंटेबल टू हिम। फिर है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि वो एक सेपरेट टीम बनाई जाती है कोई भी मेजर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और वो टीम जो है वो एक्सपर्ट्स वगैरह हायर करती है और फोकस करती है कि जो भी एफर्ट्स हो उस प्रोजेक्ट में वो अच्छे खासे हों। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है वो स्ट्रक्चर जो है वो भी मिट जाता है, ठीक है। सो इट इज पर्टिकुलरली फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट। देन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि ये एक मिक्सचर है फंक्शनल और एक और था फंक्शनल और डिपार्टमेंटल का, ठीक है। हाँ, फंक्शनल डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट्स का। मैं आपको समझाती हूँ ये चीज। हमारी कंपनी में फॉर एग्जांपल 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ये हमारे डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे बने हुए हैं, फंक्शंस के बेसिस पे कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनके क्या फंक्शंस है, उस बेसिस पे हमने डिवाइड कर रहे हैं कि एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय रिटेंशन वगैरह का, एम्प्लॉय मैनेजमेंट वगैरह का काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स देखेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन देखेगा और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग देखेगा, हमारी पूरी कंपनी के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बना रही है, ओके। और प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है हमारा। फॉर एग्जांपल, हम डिफरेंट टाइप्स के चिप्स बना रहे हैं, ठीक है। हम 4 फ्लेवर्स बना रहे हैं, फ्लेवर 1, फ्लेवर 2, फ्लेवर 3, फ्लेवर 4। तो फ्लेवर 1 में भी चारों डिपार्टमेंट है, ठीक है, एचआर भी है, सेल्स भी है, मार्केटिंग भी है, प्रोडक्शन में भी है। फ्लेवर 2 में भी चारों डिपार्टमेंट है, फ्लेवर 3 में भी चारों डिपार्टमेंट है और फ्लेवर 4 में भी चारों डिपार्टमेंट है। तो ये क्या है, ये मिक्स है किसका, फंक्शंस का और डिपार्टमेंट्स का, ठीक है, और प्रोडक्ट्स का, राइट। कि प्रोडक्ट में भी चारों डिपार्टमेंट है, ऐसे चल रहा है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट वाइज, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा चल रहा है फंक्शन वाइज, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देखेंगे हम, प्रोडक्ट के ऊपर डिवाइड नहीं करेंगे। तो इनके मिक्सचर को, कॉम्बिनेशन को, दोनों को क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब फैक्टर्स क्या है कि हम मार्केट, सॉरी, एक राइट स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहला तो है बिजनेस साइज, कि बिजनेस साइज कितना बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है, कैसा है। तो जो स्मॉलर बिजनेस होता है ना वो फंक्शंस के बेसिस पे चलता है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस से ज्यादा प्रोडक्ट वगैरह बना नहीं पा रहा है, एक दो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, फंक्शन के बेसिस पे चलेंगे, कि सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स का देखेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग का देखेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का देखेगा। वहीं जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो डिविजन के ऊपर चल सकते हैं। डिविजन्स के ऊपर ही हम प्रोडक्ट वाइज देखेंगे कि इस प्रोडक्ट में चारों डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, सही से नहीं कर रहे, या दूसरे प्रोडक्ट पे फ्लेवर 2, फ्लेवर 3, फ्लेवर 4, जैसा मैंने बोला कि डिविजन के हिसाब से, ओके। फिर है बिजनेस गोल्स। बिजनेस का गोल क्या है, फोकस क्या है, उस हिसाब से भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। फिर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स की, बाकी जो इंडस्ट्री में हमारे बिजनेसेस हैं उनका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है, वो देख के भी हम इफेक्टिवली अपना बिजनेस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और स्केलेबिलिटी की, हमारा बिजनेस कितना लंबा है और फ्यूचर के क्या, मतलब कितना लंबा चलने वाला है और फ्यूचर के क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, ठीक है। कि हमें कोई भी मतलब ऑपरेशनल डे टू डे चलने की दिक्कत ना आए, ठीक है, कि हमारा स्केल बिजनेस का ऑपरेशन कितना ज्यादा हो रहा है। अब हम आते हैं मार्केटिंग मिक्स में। ये हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में लास्ट सेमेस्टर में किया था, तो फिर भी छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या है कि एक स्ट्रैटेजीज है जिससे जो कंपनी है वो प्रमोट कर सकती है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को। तो 4 पीस पढ़ेंगे हम, 4 पीस, 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। पहला है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या होता है कि जो कंपनी बताती है उनका प्रोडक्ट कौन सा है और कैसा है, वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट ऑफर करती है। क्या क्या की कंसिडरेशन होते हैं कि प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, क्या क्या फीचर्स है उसमें, क्या क्या उसकी क्वालिटी क्या क्या है, और क्या क्या फंक्शंस वो कंज्यूमर को दे रहा है, वो कंज्यूमर के नीड्स को कैसे फुलफिल कर रहा है,
फिर है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग कि इनका ब्रांड कौन सा है और पैकेजिंग वगैरह कैसी है। फॉर एग्जांपल एप्पल फोकसेस ऑन हाई क्वालिटी और यूजर फ्रेंडली स्मार्टफोन होता है, इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा होता है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी होती है। फिर हम प्राइस के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट बन गया तो कितने अमाउंट पे हम कस्टमर को सेल कर पाएंगे और कितना अमाउंट है जो कंज्यूमर पे कर रहा है प्रोजेक्ट के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, फिर इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आती है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, मतलब कि कॉस्ट के ऊपर हम प्राइसिंग सेट करते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की वो प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है रादर देन कॉस्ट। ठीक है, वो फिर कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग की कॉम्पिटिटर्स हमारे जो हैं वो सेम प्रोडक्ट कितने प्राइस में बेच रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिसाइड करेंगे। फिर डिस्काउंट प्रमोशंस और पेमेंट टर्म्स की कैसे हम कितना डिस्काउंट देंगे, कैसे पेमेंट हो सकती है, क्या क्या प्रमोशन हम कर सकते हैं उस पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट यूजेस अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी ऑफरिंग लो प्राइसेस की, लो प्राइसेस वो देते हैं ताकि जो कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट है वो अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो भी वो प्रोडक्ट बेच सके। फिर तीसरा है प्लेस की कौन से चैनल के थ्रू हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे और किस किस लोकेशंस पे बेचेंगे। ओके, तो पहला है कि द चैनल्स थ्रू विच द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हम होलसेलर को इन्वॉल्व करेंगे या नहीं, रिटेलर को इन्वॉल्व करेंगे या नहीं, हम डायरेक्ट कस्टमर को बेच देंगे। ओके, सो ये है हमारा प्लेस डिसाइड करने का। तो इसमें की कंसिडरेशंस क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, कि डायरेक्ट सेल होगी या रिटेल होगी या ई कॉमर्स होगा, मतलब कि ऑनलाइन सेल होगी या होलसेलर हम लगाएंगे। फिर आता है लोकेशन की किस कहाँ पे कौन कौन से कंज्यूमर्स हैं और कहाँ हैं जिस लोकेशन में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फिर है लॉजिस्टिक्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि अपने स्टॉक को ऐसे मैनेज करना कि कंज्यूमर को वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मतलब पहुंचा सके। ठीक है, जैसे कि अमेजोन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि इट इज प्राइमरी प्लेस है किसके लिए, सेलिंग के लिए, प्रोडक्ट्स की सेलिंग के लिए, जो कि फास्ट डिलीवरी ऑप्शंस देती है कस्टमर्स को। फिर है प्रमोशन की, प्रोडक्ट बन गया, प्राइसिंग वगैरह चला गया, हमने सेल्स वगैरह का देख लिया, तो अब हम प्रमोट कैसे करेंगे अपना प्रोडक्ट ताकि वो कस्टमर को पता चल सके कि हाँ हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है और हमारे प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है और हम अपना कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो प्रमोशन हम टीवी में ऐड वगैरह दे सकते हैं, ऑनलाइन ऐड, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। फिर पब्लिक रिलेशंस एंड स्पॉन्सरशिप्स की स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज और ब्रांड रिकग्निशन हम बना सकते हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स वगैरह को। फिर है सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, जैसे डिस्काउंट्स वगैरह दे दिए, फ्री ट्रायल्स सैंपल्स दे दिए। ठीक है, और कंटेस्ट वगैरह हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो फिर एग्जाम्पल क्या है कि कोका कोला है, वो टीवी की एड देती है, डिजिटल मार्केटिंग देती है और स्पॉन्सरशिप देती है बहुत सारे ब्रांड्स को। ओके, तो ये हमारा मार्केटिंग मिक्स खत्म होता है। और मतलब एक पहले तो 4 पीस थे, 3 पीस और हैं। फिजिकल एविडेंस था एक, और एक था हमारा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, और था, मैं कमेंट करके बता दूंगी या मैं एक नई वीडियो बना दूंगी। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो यही इंपॉर्टेंट है जो 4 पीस मेन होते हैं। ठीक है, फिर है मैनेजमेंट ऑफ कैश। मैनेजमेंट ऑफ कैश क्या होता है कि हमारा जो कैश है वो हम इतना रखे बिजनेस में कि कोई भी अगर बाय चांस प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व कर सके, और इतना एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए कि वो वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा हम उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते कि हमें उससे रिटर्न मिल पाते। ठीक है, तो कैश मैनेजमेंट क्या है, इंश्योरिंग दैट अ बिजनेस हैज इनफ लिक्विडिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, की जो भी शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको ये मीट कर सके। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एम्प्लॉयज वगैरह को पे करना, सप्लायर्स को पे करना, क्रेडिटर्स को पे करना। ठीक है, कैश मैनेजमेंट जब पुअर होती है तो वो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स को लीड कर सकती है और जिससे बिजनेस भी फेल हो सकता है। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, हम कैश फ्लो की फोरकास्टिंग कर लेंगे, मतलब हम अज्यूम कर लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे कि हमारा कैश फ्लो कितना हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मेथड क्या है कि डायरेक्ट मेथड की एक्चुअल कैश फ्लो और इनफ्लो आउटफ्लो को हम ट्रैक कर सकते हैं। फिर इनडायरेक्ट की स्टार्ट्स विद हमारी नेट इनकम कितनी है, और नॉन कैश ट्रांजैक्शन जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह भी हम इसको कंसिडर करके मेथड अपना कैश फ्लो फोरकास्ट कर सकते हैं।
फिर है मैनेजिंग कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। कैश इनफ्लोज क्या होता है कि सेल्स रेवेन्यू, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड कंज्यूमर पेमेंट्स की जो भी कैश हमें मिल रहा है, हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है। entrepreneurs should aim to shorten the receivable cycle। जो entrepreneurs होते हैं उनको क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जो रिसीवेबल साइकिल हो, कि जिन लोगों से उन्हें पैसे लेने हैं या जिनको वो प्रोडक्ट जो है वो क्रेडिट पे बेच रहे हैं वो कम से कम हो, ताकि जो हमारा कैश इनफ्लो हो वो फास्ट हो। कैश आउटफ्लो क्या होता है कि कोई भी पेमेंट हम कंपनी के बाहर भेज रहे हैं, कैश आउट जा रहा है कंपनी से, जैसे कि हम पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी वगैरह दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, ठीक है, खर्चे पानी दे रहे हैं, वो सब कैश आउटफ्लो में आएगा। और कैश आउटफ्लो को मैनेज करना भी मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो हम नहीं पढ़ेंगे। फिर है कैश रिजर्व्स, की कैश रिजर्व बनाना ज़रूरी है ताकि बिजनेस में कोई भी फाइनेंशियल चैलेंज आए आगे या कोई भी इमरजेंसी आए तो वो हम टैकल अप कर सके अच्छे से, ठीक है। फिर है रेकमेंडेड प्रैक्टिसेस। क्या होता है कि हम कैश रिजर्व कैसे बना सकते हैं। पहला तो है कि इमरजेंसी फंड बना दे, ठीक है, जिससे 3 से 6 महीने का, कि अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम अपना एक्सपेंसेस जो है वो कवर कर पाए, ठीक है। फिर है पीरियोडिकली रिव्यू कैश फ्लोज, कि हम अपना कैश फ्लो देखते रहें कि हमारे बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो सॉल्वेंट रहे, वो डेट में डूब ना जाए, ओके। और हमारा बिजनेस मार्केट में चलता रहे और फाइनेंशियली स्टेबल रहे, सस्टेनेबल रहे, ताकि हम न्यू अपॉर्चुनिटीज को ले पाए, ओके। रिलेशनशिप मैनेजमेंट अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इसके 3 P's और हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी मार्केटिंग मिक्स के। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।